तो हम लोग इस चैप्टर के अभी अंत में है ना। ये जो टॉपिक हम लोग का था ये अंतिम है। व्हाट डू द कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट डू। तो संसद जो बहुत सारे कार्य करती है तो केवल वो कानून बनाने का ही नहीं काम है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो कमेटी सिस्टम का संसदीय व्यवस्था में काफी वैल्यू है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज द अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज फॉर वेरियस लेजिस्लेटिव प्रोसेस। These committees play a vital role not merely in law making but also in day-to-day business of the House. Since the Parliament meets only during session, it has very limited time at its disposal. The making of law, for instance requires in-depth study of the issues under consideration. This in turn demands more attention and time. Similarly, there are other important functions also, like studying the demands for grants made by the various ministers, looking into expenditure incurred by various departments, investigating cases of corruption, etc. Parliamentary committees perform such functions. Since 1983, India has developed system of parliamentary standing committees. There are over 20 such departmentally related committees. Standing committee supervises the work of various departments, their budget, their expenditure and bills that come up in the house relating to the departments. यहाँ इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे संसद का जो कार्य या जो सांसदों का जो बैठक है जिसको सेशंस बोलते हैं वो तो बहुत कम होते हैं और लिमिटेड टाइम में सभी चीज़ों पर डिस्कशन करना मुश्किल होता है। किसी भी चीज़ को माइन्यूटली देखने के लिए ज़रूरी है कि किसी भी विभाग का, डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री का बजट डिमांड हो, उनका एक्सपेंडिचर हो, उनके बहुत सारे अन्य लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो, तो उसका इन डेप्थ स्टडी जरूरी होता है। तो पहले तो कुछ कमेटियां थी, पहले सेशंस लंबे होते हैं तो एक्सपेंडिचर पर डे का बहुत ज़्यादा होता है, तो लंबे समय तक संसद का सत्र भी नहीं चल सकता। ये भी सच है कि ज़्यादा दिन सत्र रहेगा तो सारी सरकार भी उसमें इन्वॉल्व रहेगी और अन्य कार्य करने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहेगा। तो दोनों जरूरी है कि सरकार जो मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं, विभाग है, वह अपने लिए गए निर्णयों को इम्प्लीमेंट करे तो उसको भी टाइम चाहिए, लेकिन उसके द्वारा किए गए खर्चे, उसके द्वारा किए गए मांगों और वो जो कार्य कर रहे हैं उनका भी स्क्रूटिनी प्रॉपर होना चाहिए। नहीं तो वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा कि अगर आप खर्च कर रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं, कोई कानून बन रहा है उसका माइन्यूटली कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं है। इसीलिए संसदीय व्यवस्था में कमेटियों का महत्व होता है। पहले के जमाने में संसद का सत्र, इवन बजट सत्र बहुत लंबा चलता था। आप देखते थे कि ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ जो फरवरी है बजट आता था और जून जुलाई में जाके बजट पूर्ण रूप से पारित होकर आता था। अब उसमें एक संशोधन यही हुआ है, जैसा आपने देखा कि हमारे देश में 20 कमेटियां डिफरेंट डिपार्टमेंट से जोड़ दी गई है। तो जो उस कमेटी में सांसद मेंबर होते हैं, तो मान लीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री है तो उससे कमेटी जोड़ दी गई, डिफेंस कमेटी। वो हमेशा डे बाय डे या उनका जो भी सदस्य बुलाए उनको भी बुलाया जाता है। वो लोग डिफेंस मिनिस्ट्री के खर्चे पर, हर चीज़ पर वो नज़र रखेंगे। तो जब सांसदों की, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं, तो जब कमेटी उस पर नज़र रखेगी तो विपक्ष जो सवाल करता या बातें होती जिसमें लंबा समय लगता, जब सत्र चलता, उस सत्र में लगने वाले समय को यह कमेटी सिस्टम घटा देती है। और जब मतलब सदन नहीं चल रहा है तो सांसद जो मंत्री नहीं है वो लोग बैठकर उन सारे मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक, माइन्यूटली, सूक्ष्मता पूर्वक विचार करते हैं, देखते हैं, तो चीज़ों को देखना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए कमेटी सिस्टम
सरकार को बेहतर रूप से चलाने का एक प्रभावी माध्यम है। और जब से हम लोगों के यहाँ 1983 से 20 सर्च कमेटी जो डिपार्टमेंट से जुड़ी है, यह डिपार्टमेंट पर और भी बेहतर नजर रखने के लिए एक अच्छा विकल्प भारतीय संसदीय व्यवस्था में शामिल हुआ है। अब हम लोग देखते हैं जैसे apart from standing committee, the joint parliamentary committee has occupied देखिए ये एक कमेटी बहुत ही जिसको जेपीसी कहा जाता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कैन बी सेट अप फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर बिल, लाइक द ज्वाइंट कमेटी डिस्कस बिल फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। मेंबर्स ऑफ दिस कमेटीज आर सिलेक्टेड फ्रॉम बोथ हाउसेज। जो संयुक्त ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है, संयुक्त संसदीय समिति, इसका बहुत महत्व होता है। जब देश में कोई बहुत बड़ी समस्या होती है, जैसे एक जमाने में जब एक शेयर बाजार में हर्षद मेहता के जमाने में बहुत ज़्यादा अफेबल हुआ और उसमें बहुत सारे संदेह हुए तो जेपीसी का निर्माण हुआ। अभी हाल में भी हमारे देश में कुछ समस्याएं हुई थी तो सांसदों ने कहा कि जेपीसी बनाइए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर जो देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहते हैं और वो सारे सदस्य मिलकर उस मुद्दे की जांच गहनतापूर्वक विस्तार पूर्वक करते हैं। तो जेपीसी को भी बहुत वैल्यू है इस सिस्टम में। इसी तरह से the committee system has reduced the burden on the parliament. Many important bills have been referred to committees. The parliament has merely approved the work done in the committee with a few occasional alterations. Of course, legally speaking, no bill can become law and no budget will be sanctioned unless approved by the parliament. तो कोई भी, ये तो सही बात है कि जैसे जहाँ इन चीजों का सवाल है तो कोई भी जो कानूनी तौर पर कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता अगर संसद ने उसे स्वीकार न किया हो। कोई भी बजट पास नहीं हो सकता अगर संसद ने उसे स्वीकार न किया हो। लेकिन ऊपर जो लिखा है, कोई जनरली अगर सांसदों की इच्छा है कि कोई भी बिल आने से पहले, पास होने से पहले इसकी और हम जांच कर ले, तो सिलेक्ट कमेटी के लिए सुझाव देते हैं, जिसको प्रवर्त समिति कहते हैं। जैसे भारत में भी जब अंग्रेजों ने बहुत करप्शन किया 1760 के दशक में, तो उनकी जेपीसी सिलेक्ट कमेटी बनी। उसी ने रिकमेंड किया था कि भारत में कंपनी का शासन को नियंत्रित किया जाए संसद के द्वारा। तब वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनकर बंगाल का भारत में आया था। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी का क्या वैल्यू है समझ लीजिए। जब भारत में अंग्रेजों ने 1757, 1764 बक्सर का युद्ध, दीवानी व्यवस्था लागू हुई और यहाँ बहुत करप्शन का हल्ला हुआ, तो वहाँ के संसद ने एक सिलेक्ट कमेटी का निर्माण किया कि जाकर भारत में कंपनी के कार्यकलापों का जांच करो। और उसने बहुत 8 वॉल्यूम में वॉल्यूमनस रिपोर्ट प्रेजेंट किया कि कंपनी वहाँ भ्रष्टाचार कर रही, इरेगुलरिटी कर रही है और कंपनी को भारत में शासन करने के लिए चार्टर नहीं प्रदान किया गया था, व्यापार करने के लिए किया गया था और वो टेरिटरी ऑक्युपाई किए हुए। इसलिए कंपनी पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल की शुरुआत उसी समय से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा शुरू होता है और भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का सृजन होता है। तो उनके सिलेक्ट, एक क्या वैल्यू है सिलेक्ट कमेटी का पार्लियामेंट का, आप समझिए। तो इसी तरह से यहाँ भी जब भी कोई कानून बनाना हो, कोई मुद्दा हो, तो उस तरह की कमेटियों को दिया जाता है, या जो कमेटियां ऊपर में रिकमेंड करती हैं जनरली, क्योंकि पार्लियामेंट के ही मेंबर होते हैं, पक्ष विपक्ष के ही मेंबर होते हैं, तो उनके रिकमेंडेशन को संसद स्वीकृत करती है जनरली। कहीं चेंज करना हो तो करेगी, क्योंकि कानून बनना होगा तो उसको संसद करेगी, ना कि कमेटी। लेकिन कमेटी के रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कमेटी में सांसद ही होते हैं, वो सरकार पक्ष के भी होते हैं और विपक्ष के भी होते हैं।
तो इसलिए इनके रिकमेंडेशन को जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ पर जो एनबी आर्टिकल के द्वारा कहा गया है, द नेचर ऑफ द लेजिस्लेचर इज सच दैट देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ओनली सो फार एज प्रोसीजर इज कंसर्न्ड, बट इन सब्सटेंस देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, नो लिमिटेशन ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट की सर्वोच्चता के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे देश में एक्चुअली संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत तो इंग्लैंड में, यूके में लागू है। वहां संसद जो भी कहेगी वही अंतिम है। हमारे यहाँ बैलेंस है, लेकिन फिर भी संसद को जो संसद के जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत संसद और सुप्रीम कोर्ट के संघर्ष के बाद आया है, उसको छोड़कर संसद को किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अनफ्लिंच्ड अधिकार है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ बातों को छोड़कर संसद किसी भी मुद्दे पर कानून बना सकती है। तो मेन लेजिस्लेटिव बॉडी तो वही है। हाउ द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ? पार्लियामेंट एज मेंशन्ड अर्लियर इज अ डिबेटिंग फोरम. It is through debates that the parliament performs all its vital functions. Such discussions must be meaningful and orderly so that the functions इसमें अभी के लिए एक बात इम्पोर्टेंट है कि डिस्कशंस मीनिंगफुल हो, ऑर्डरली हो, so that functions of the parliament are carried out smoothly and its dignity is intact. The Constitution itself has made certain provisions to ensure a smooth conduct of business. The presiding officer of the legislature is final authority in matters of regulating the business of the legislature. देखिए, संसद को अपने काम करने के लिए अपना नियम तो है ही, लेकिन जहां तक संसद के अंदर गतिविधियों को रेगुलेट करने का बात है, जो संसद का जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो लोकसभा में, और जो राज्यसभा का अध्यक्ष है, सभापति है, वो राज्यसभा में फाइनल अथॉरिटी होता है। स्पीकर अथवा चेयरमैन की अनुमति के बिना वहाँ प्रधानमंत्री भी नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री को भी बोलने की अनुमति वही देते हैं, और वो लोग भी उन्हीं उसी चेयर को संबोधित करते हैं, स्पीकर महोदय या चेयरमैन महोदय। चेयरमैन या स्पीकर को अधिकार है कि संसद के अंदर गतिविधियों को रेगुलेट करें, और वो यहाँ आपने देखा कि डिबेट जो हो मीनिंगफुल हो, ऑर्डरली हो। तो अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि इतने सांसदों को निलंबित किया गया, वो क्या गलत है क्या सही है, इट इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन दिस इज द पावर ऑफ द स्पीकर और द चेयरमैन कि कहते हैं कि ऑर्डरली नहीं हो रहा है। तो इफ सर्टेन थिंग्स आर नॉट ऑर्डरली, उनको ये अधिकार है कि सदन के बैठक को ऑर्डरली करने के लिए वह व्यवस्था स्थापित करे, और जो भी उसमें बाधा उत्पन्न करे उसके खिलाफ वो एक्शन ले। तो सब आदमी का अपना अपना आर्गुमेंट होता है, जो बोल रहा है उसका अपना आर्गुमेंट है कि हम इस मुद्दे को रेज करना चाहते हैं। स्पीकर या चेयरमैन का अपना आर्गुमेंट है कि आप ऑर्डर में हमारे अनुसार ही काम करेंगे। तो उस स्थिति में अगर चेयरमैन या स्पीकर बोलते हैं तो ये उनकी ऑथोरिटी है ना। विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑथोरिटी एक पत्ता भी नहीं सदन के अंदर हिल सकता है, ये जनरली माना जाता है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो लेजिस्लेटर का होता है वो फाइनल ऑथोरिटी होता है, वो जो कह दिए सो कह दिए, है ना। इसीलिए आप उन पर कहीं कंप्लेंट या उनके खिलाफ आप जा भी नहीं सकते हैं कि हाँ इनके ऑर्डर को बदलवाना है। अभी जो वॉकआउट होता है, अभी दोनों ये जो कार्टून बहुत पुराना है लेकिन बहुत रेलिवेंट भी है। अगर आपको अपनी बात कहनी है और नहीं कहा जा रहा है तो सांसद वॉकआउट कर जाते हैं, और अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो आपको आउट कर दिया जाएगा, है ना, निकाल दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाता है। There is one more way in which the presiding officers control the behavior of the members. You may
have heard about the anti-defection law. Most of the members of the legislatures are elected on the ticket of some political party. What would happen if they decide to leave the party after getting elected? For many years after independence, this issue was unresolved. Finally, there was an agreement among the parties that legislator who is elected on one party's ticket must be restricted from defecting to another party. An amendment to the Constitution was made. इसको याद रखिएगा, 52nd Amendment 1985. This is known as the Anti-Defection Amendment. It has been subsequently modified by 91st Amendment. The presiding officer of the House is authority who takes final decision on all such cases. If it is proved that a member has defected, then such member loses the membership of the house. तो किस तरह से जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, पहले के जमाने में क्या होता था कि आप कांग्रेस पार्टी से चुनकर गए या सीपीआई से चुनकर गए या जनसंघ से किसी भी लोक दल से चुनकर गए, और ऊपर जाके अगर एक मेंबर को भी कुछ इधर उधर हुआ तो ये पार्टी छोड़ा और उस पार्टी में चला गया। तो 1, 2, 4, 5 मेंबर भी पार्टी छोड़कर इधर से उधर जा सकते थे। इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को धक्का लगता था। कैसे हम लोगों के देश में इस तरह से सरकारों को गिराना, अनस्टेबल करना रहा है। इसी पर जब राजीव गांधी का रिजीम था, जब उनको 400 से अधिक सीटें आई थी, तो विभिन्न दलों में इस बात पर, उस समय दूसरे दल तो बहुत छोटे हो गए थे, लेकिन एक मतैकता आई कि अगर कोई भी मेंबर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से चुनकर जाता है और अगर वह पार्टी छोड़ देता है तो यह उचित और मोरल नहीं है और आपके विरोधी पक्ष में जाके मिल गया। हालांकि जो समर्थक लोग हैं वो कहते हैं कि यह डेमोक्रेसी का हिस्सा है कि किसी को भी अपने बारे में डिसाइड करने का अधिकार हो सकता है। अगर किसी पार्टी में किसी मेंबर का बोलने का या उसके अधिकारों का हनन होता है और अगर वो समझा कि उस पार्टी में उसका वजूद, हैसियत या आदर सम्मान नहीं है तो मे लीव द पार्टी। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पर आप जीते, अगर आप जीतते हैं तो कोई अपने भी बदौलत जीतता है जरूर लेकिन मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं उनके जीतने में पार्टी का भी अहमियत होता है, उनके समर्थकों का अहमियत होता है और हर पार्टी का कुछ कमिटेड वोटर होता है। तो आप जब किसी के बदौलत जीते हैं तो आपका यह नैतिक अधिकार नहीं है कि उस पार्टी को आप धोखा दें। अगर आपको उतना ही नैतिकता है तो यू रिजाइन फ्रॉम द पार्टी, दोबारा चुनाव लड़िए एंड देन ज्वाइन एनी अदर पार्टी, है ना। लेकिन राजनीति में इस तरह की बातें तो बड़ा मुश्किल है, आपका जमाना वैसा और भी नहीं। तो इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ बना। शुरू में था कि 1/3 आप अगर डिफेक्ट करते हैं तब एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं आएगी, और 91st से हुआ कि नहीं 2/3, 2/3 अगर डिफेक्ट करेंगे तभी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत नहीं, है ना। अदरवाइज 2-4 आदमी या उससे कम डिफेक्ट करेंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आपकी सदस्यता चली जाएगी, है ना। तो और सदस्यता गई या नहीं गई इसका निर्णय प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेंगे, स्पीकर करेंगे। तो यह भी स्पीकर का ही प्रिविलेज है कि ही विल डिसाइड कि वेदर यू हैव ब्रीच्ड द एक्ट और नॉट। Besides, such a person is also disqualified from holding any political office like ministership etc. अगर किसी सदस्य को पार्टी निष्कासित कर देती है, अगर निष्कासित करेगी तब वैसा आदमी मिनिस्टर बनने लायक भी नहीं रहेगा। What is defection? If a member remains absent in the house when asked by the party leadership to remain present or votes against the instruction of the party or voluntarily leaves the membership of the party, it is deemed as defection. तो उधर तो हुआ ही, इधर का मतलब क्या हुआ? 2-3 बातें यहाँ भी है।
कि अगर इसी को कहा जाता है व्हिप जारी करना। जब भी इंपॉर्टेंट मुद्दों पर सदन में वोटिंग होना होता है तो जनरली पार्टी व्हिप जारी करती है। एक सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन व्हिप होता है। मान लीजिए एनसीईआरटी की किताब है, इसमें इतना नहीं है, लेकिन व्हिप जारी हो जाने पर हर सदस्य को सदन में उपस्थित रहना होता है और पार्टी के निर्देश के अनुसार वोट करना होता है। अगर सदन में पार्टी के निर्देश के अनुसार वोट नहीं करते हैं तो आपकी सदस्यता पार्टी ले सकती है। इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि कोई कोई मेंबर अपने पार्टी के खिलाफ बोलते रहता है तो पार्टी उसको निकालती नहीं, क्योंकि जब ऐसा वोटिंग का जरूरत आएगा, अगर पार्टी ने निकाल दिया आपको तो आपकी सदस्यता नहीं जाएगी, लेकिन नियम के तहत निकाला तो सदस्यता भी चली जाएगी। इसलिए जो बोलता है वो भी समझता है कि पार्टी निकाल दे, और पार्टी सोचती कि हम पहला निकाले, जब जरूरत पड़ेगा तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। तो पार्टी अगर किसी मुद्दे पर कहा जाता है कि वोट करो और व्हिप जारी होता है, और अगर सदस्य पार्टी के इंस्ट्रक्शन के अनुसार वोट नहीं करेगा तो साबित हो जाने पर उसकी सदस्यता पार्टी खत्म कर देगी। बात समझ गए? और अगर वो एब्सेंट भी रह जाता है विदाउट वैलिड कॉज तो भी चला जाएगा। और अगर स्वयं पार्टी छोड़ देता है, वॉलंटरी लिव्स द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, तो भी सदस्यता चली जाएगी। तो अकेले छोड़ेगा तो भी जाएगी, पार्टी का इंस्ट्रक्शन मानकर वोटिंग नहीं किया तो भी जाएगी, और पार्टी ने कहा और एब्सेंट हो गया तो भी सदस्यता चली जाएगी। Experience of the past 20 years shows that the anti-defection amendment has not been able to curb defections, but it has given additional powers to the party leadership and the presiding officers of the legislature over the members. जो हाल फिलहाल का एक्सपीरियंस रहा है उस समय तो थोड़ा दिक्कत है ही, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ और जिस तरह से पहले हिमाचल प्रदेश में एक बार हुआ, अरुणाचल प्रदेश में भी हुआ, झारखंड में भी हुआ, तो डिफेक्शन अब क्या हो रहा है कि लोग 2/3 करके डिफेक्शन करवाते हैं और मेंबर्स को लालच लोग, तो डिफेक्शन हैज नॉट स्टॉप्ड, लेकिन प्रेरोगेटिव हो जाता है तब प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कि और अपने हित के अनुसार किसी को कहता है कि हाँ ये डिफेक्शन हुआ, और नहीं तो अलग गुट के रूप में मान्यता दे देता है। पहले के शुरुआत के नियम में था कि जो स्पीकर डिसाइड करेंगे उसमें जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं होगा, लेकिन इन लोगों ने इतना नहीं इसको मिसयूज किया कि अंत में जुडिशियल इंटरफेरेंस हुआ कि अगर कोई भी सत्ता है, कोई भी अथॉरिटी है, तो कानून के अंदर ही ना रहिएगा। आपको एब्सोल्यूट पावर किसी को भी देश में नहीं है, एक सीमा में ही सबको रहना है, संविधान के अंदर ही रहना है। अगर आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में डिसाइड करने का अधिकार है तो अधिकार का सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो इसीलिए अगर हिमाचल प्रदेश में किस तरह से सद्भंग सरकार को रीइंस्टेट किया गया, अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन वहाँ पार्टी बदल रही थी, लेकिन कई मामलों में महाराष्ट्र में गई हुई सरकार रीइंस्टेट हुई, कर्नाटका में हुआ। तो निश्चित रूप से एंटी डिफेक्शन लॉ बना तो जरूर, लेकिन डिफेक्शन हैज नॉट स्टॉप्ड। जिस तरह से फिर मध्य प्रदेश में हुआ था, कई जगह गोवा में हुआ था, तो इस तरह का होते रह रहा है घटना। ये सब मोरालिटी का मुद्दा होता है, ये कोई टेक्निकल बहुत ज़्यादा टेक्निकल अपने जगह पर है, लेकिन अगर आपके अंदर नैतिकता नहीं है तो टेक्निकल चीज़ को 2/3 हिला के ख़त्म करते रहिए। जब भी सत्ता का लोभ है तो यू में डिफेक्ट द पार्टी, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ उसी के लिए लागू हुआ था और छोटी मोटी मात्रा में डिफेक्शन को जरूर ये रोक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह से ये भी चैप्टर खत्म हुआ आपका। तो एनसीईआरटी की किताब में भी उतनी बातें हैं, अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो इसमें मेंस के लिए बहुत कवर हो रहा था,
और प्रीलिम्स के भी पॉइंट थे, तो दोनों को कवर करके फिर जब प्रीलिम्स पढ़ेंगे और तब फिर अंत में मेंस पढ़ेंगे, तब आपका ये सॉलिड हो जाएगा। तो 3 स्टेज में जब एनसीईआरटी मतलब हम किसी कोई भी चीज़ पढ़ा जाता है, एनसीईआरटी पढ़िए, प्रीलिम्स पढ़िए और तब मेंस पढ़िए। देश के किसी कोचिंग में 3 स्टेज में नहीं पढ़ाते हैं लोग। 3 स्टेज में 3 बार हम लोग को पढ़ाना होता है, एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा हमारा होगा और समय भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसे में सबसे ज़्यादा फायदा स्टूडेंट्स को है ना। आजकल फेसबुक पर देखते हुए कोई लिख देता है कि कौन सा कोचिंग खराब है, कौन सा कोचिंग अच्छा है, तो सबको लोग भला बुरा बोलते हैं, लेकिन वही कोचिंग खराब अच्छा जो है उसमें योगदान सबसे ज़्यादा किसका है? स्टूडेंट स्वयं है, आपका है। क्योंकि आप जब पढ़ने जाते हैं तो आपको लगता है कि जो रेलवे का पढ़ा रहा है वो बीपीएससी पढ़ा देगा, एसएससी का पढ़ा रहा है वो यूपीएससी पढ़ा देगा। तो सस्ता जान के आप न जाते हैं, दुकान खोलने वाला तो खोलेगा। सामान आपको खरीदना है स्टेशन से, कि अगर ब्रांड खरीदना है तो रेमंड में या मोंटे कार्लो में जाइएगा, वैनिसन में जाइएगा, तो आप स्टेशन से खरीद कर शर्ट कहेंगे कि हाँ शर्ट का वेराइटी खराब है। तो जब सस्ता खरीदने गए तो आप तो तेज बने कि हम 20,000, 10,000, 7,000 में यूपीएससी पढ़ लेंगे। उस समय तो आप गरीबों के मसीहा लोग हो जाते हैं और आप बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं। इसलिए सबका योगदान है, जो गलत करते हैं गलत है, लेकिन उस गलत जगह पर आप ही जाते हैं। कोई दलाल ले जाता है, कोई विज्ञापन ले जाता है। और ये साल खत्म हो रहा है, बहुत चीज़ बदलेगा हो सकता है अगले साल में, लेकिन 2023 तक विद्यार्थी को समझना था कि अगर कोई रिजल्ट, कोई कोचिंग एक साल में 200 रिजल्ट, 250 रिजल्ट दे रहा है, पैदा हुआ है 3 साल पहले और 500 रिजल्ट दे रहा है, तो आपका बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गया है, घास चरने गया है। आप यहाँ बीपीएससी रिजल्ट ही देता है 500, 400, यूपीएससी देता है 800, 900। तो इस साल का एक अच्छा डेवलपमेंट पहली बार रहा कि सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी ने देश के 20 कोचिंग संस्थानों पर केस किया। यूपीएससी दे रहा है 800, 900 रिजल्ट और 20 संस्थान मिलकर दे रहे हैं 3600 रिजल्ट। तो यह तो विज्ञापन के माध्यम से आप, और लगता है कि दिल्ली जाके ही हम आईएएस बनेंगे। तो पढ़िएगा नहीं तो दिल्ली ना आप इंग्लैंड ना अमेरिका चले जाइए, होना वही है। पढ़ के आप कोचिंग में नहीं पढ़ के भी आईएएस बन सकते हैं। तो आपके पास संसाधन और गाइड चाहिए। जो आईएएस का बेटा है उसको कौन और गाइड कर रहा है, कोई सक्षम आदमी है, वो अपने बच्चे को गाइड कर रहा है, उसको कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि कोचिंग बिना गए सब आदमी पढ़ लेगा, वो गरीब और देहात के लोगों को मिसगाइड करते हैं। क्योंकि जिसको पता ही नहीं है, उसको पता लगने में 2 साल लग जाएंगे, पढ़ना किसे, क्या पढ़ना है। वही लोग ना फंसते हैं कि रेलवे वाले में बीपीएससी की तैयारी करने जाते हैं, एसएससी में आप यूपीएससी की तैयारी करने जाते हैं। तो यूपीएससी का जीएस क्या है, बीपीएससी का जीएस क्या है और एसएससी फर्क जानना ना होगा। वहां भी आप पैसा दे दिए तो हर गार्जियन 5 बार पैसा देगा आपको पढ़ने के लिए, और तब चौराहा पर चाय पी के आप दूसरे को गलिएगा। सबसे बड़े दोषी आप हैं, है ना। और आपको अगर कोई ले जाता है उस तरह की चीजों पे, तो आप जानिए, क्योंकि आप, जैसे हम कहते हैं कि बंदूक और तोप से मच्छर नहीं मरता, लेकिन जब पाकिस्तान से लड़ना होगा तो तोपे चलाना होगा, है ना। किस चीज का सब औजार हथियार होता है, इसलिए किसका इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए ये समझना चाहिए। इसीलिए आपका पैसा लगता है, आपका समय लगता है, आपका भविष्य है, सबसे ज्यादा आपको सोचना है ना। इसीलिए ऑनलाइन, हम लोग शुरू से ऑनलाइन के विरोधी हैं। ऑनलाइन केवल खाना में चटनी हो सकता है, वो खाना नहीं हो सकता है। वन लाइनर किताब आपको बर्बाद करता है। टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का जो आज के तरीके में नहीं पढ़ेगा बढ़िया से, वह कोई इम्तिहान हम नहीं पास करेगा। और
कोई भी जो इंस्टीट्यूट एनसीईआरटी, हम कह सकते हैं कि हाँ देश में पहला बार एनसीईआरटी हमने कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया है। हम 4 साल से ऊपर से कोचिंग में पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी। अब लोग, पहले जो लोग कहते थे कि एनसीईआरटी बेकार है, आज वो लोग एनसीईआरटी का रट्टा रट रहे है ना। तो एनसीईआरटी, प्रीलिम्स और मेंस तीनों 3 स्टेज में इस देश का कोई कोचिंग नहीं पढ़ाता है। जो भी पढ़ाता है पीटी कम मेंस पढ़ा देता है, और एनसीईआरटी का सार संक्षेप आपको हाथ में दे देगा, अगर पढ़ लो अपने घर से, हो गया काम। तो उसको जब तक आप लाइन बाय लाइन बढ़िया से पहले इस पर कमांड कीजिए। एनसीईआरटी कमांड हुआ, फिर तब आगे आप बढ़े। ये सॉलिड बेस है, बेस सॉलिड होगा तो आगे भवन मजबूत बने। भूकंप विरोधी तब ना बनेगा। यूपीएससी में सवाल आ जाता है ऐसा कि यहाँ 90% से कम पर पीटी हो रहा है। ये भी दिखा देंगे स्टूडेंट का लेवल क्या हो गया। 90 नंबर 45-46% पर पीटी हो रहा है, 50% पर मेंस हो रहा है। ये दिखा देंगे यूपीएससी के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है और देने वाले का स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी आदमी को। नया साल में अच्छे काम कीजिए, बढ़िया से पढ़िए। आप लोगों को ऑल द बेस्ट।